बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। नया दिन, नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो काफ़ी सवाल मसूल हुआ वो ये कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं और हम कुछ काम, जॉब या बिज़नेस भी नहीं करते, तो क्या हम तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि जब भी आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, फ़र्ज़ करें तुर्की, यूके या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो जो मुतलका एम्बेसी होती है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट होती है, उसमें जो एक डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, कोई 3 महीने की मांगता है, कोई 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगता है। तो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपसे बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगी जाती है। जब एम्बेसी आपको वीज़ा इशू करती है तो वीज़ा इशू करने से पहले ये उनकी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वीज़ा इशू कर रहे हैं वो ऐसे शख्स को वीज़ा इशू करें कि जो अपना ख़र्चा बर्दाश्त कर सके। अब वो कैसे देख सकते हैं कि जो शख्स को वीज़ा इशू कर रहे हैं वो अपना ख़र्चा बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं, यानी कि वो अपनी होम कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या जो भी उसकी होम कंट्री है वहाँ से तुर्की जा सकता है बाई एयर टिकट लेके। वहाँ पे अपना रहने का, खाने पीने का, ट्रांसपोर्ट का, शॉपिंग वगैरह जो भी उसका प्लान है, जितने दिन का है, 7 दिन का है, 14 दिन का है, 1 महीने का है, कि वो बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। ये तमाम चीज़ें वो सिर्फ़ और सिर्फ देख सकते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट से। तो दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई कि आपको बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी चाहिए। और ये भी आपने देख लिया कि एम्बेसी आपसे बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगती है, इसलिए कि वो देख सकें कि आप अपना ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, कुछ सूरतों में आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, आप किसी और की यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप फैमिली विज़िट पे जा रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ जा रहे हैं, तो उसमें खाली हस्बैंड की लगेगी, वाइफ को ज़रूरत नहीं। इसी तरह साथ में बच्चे हैं तो सिर्फ जो फैमिली का हेड है उसकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, साथ में उनके स्पॉन्सरशिप लेटर के भाई इनका जो फैमिली का ख़र्चा है वो मैं ख़ुद बर्दाश्त करूँगा, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच है। उस सूरत में आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप सोलो हैं, यानी अकेले सफ़र करने जा रहे हैं, तो उस सूरत में आपको बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई एजेंट आपको बोले कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं, अगर आप जॉब नहीं करते, बिज़नेस नहीं करते, तो नो इशू, हम सब मैनेज करेंगे, तो मैं ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वो आपकी फ़ेक बैंक स्टेटमेंट आपकी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करेंगे। मेरे कुछ जो बैंक के मैनेजर्स हैं, दोस्त हैं, तो उनसे जब गपशप होती है तो मैं ज़ाहिर है अपने फील्ड से रिलेटेड ही उनसे कुछ सवाल करता हूं। तो मैं उनसे अक्सर पूछता हूं कि भाई आजकल कौन सी एम्बेसी सबसे ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन कर रही है, तो वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कॉल हैं वो हमें मसूल होती हैं तुर्की की एम्बेसी से। तुर्की की जो वीज़ा एप्लीकेशन वो रिसीव करते हैं, उस बंदे की बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन की सबसे ज़्यादा हमें कॉल्स मसूल होती हैं। तो इसलिए जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, आपके बिज़नेस के या जॉब के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और जब आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो फिर रिफ्यूज़ हो जाता है। उसमें क्या सीन होता है, उसमें ये होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो ज़्यादा चांस है, मैं ये नहीं कहता कि 100%, ज़्यादा चांस यही होता है कि वो फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं। उस चक्कर में आपका जो केस है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। और जो फ्यूचर एप्लीकेशन आप डालते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक दफ़ा फ़ेक डॉक्यूमेंट लगा दिए, गलत डॉक्यूमेंट लगा दिए जो कि ओरिजिनल नहीं थे, तो एम्बेसी की नज़र में आप मशकूक हो जाते हैं। तो काफ़ी सवाल जो मुझे आते हैं वो बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हमें किस वजह से रिफ्यूज़ किया गया, हमने 2 बार अप्लाई किया, 3 बार अप्लाई किया। तो उसमें काफ़ी हद तक ये चांस होता है कि आपके बार बार रिफ्यूज़ल, अगर आप सही डॉक्यूमेंट भी लगा रहे हैं तो हो रहा है, तो उसकी वजह हो सकती है कि आपका जो कोई पुराना केस आपने पहले अप्लाई किया उसमें आपके फ़ेक डॉक्यूमेंट की बेस पे आपकी एप्लीकेशन एम्बेसी गई हो। तो इसलिए दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट और जॉब और बिज़नेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो कंपलसरी हैं। उसके बाद अगर फिर भी आप वीज़ा ऐसे किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। पिछले 3-4 दिनों में जो मुझे 8-10 सवाल आए वो ये थे कि
हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं, हमारे पास जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो क्या हम डंकी लगा दें? तो मैं उनको हमेशा मना करता हूँ। अभी भी वीडियो दोबारा आपको बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि भाई अगर आप डंकी लगाते हैं तो जो एजेंट होते हैं, जो इंसानी स्मगलर होते हैं, उनके लिए आप एक कार्गो की तरह होते हैं। जिस तरह एक पोस्टमैन का काम होता है, एक कोरियर कंपनी का काम होता है कि कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, इसी तरह वो भी आपको हैंडल करते हैं। वो इस तरह हैंडल नहीं करते कि आप एक इंसान हैं, और ज़्यादा सीन ये भी होता है कि वो आगे एक दूसरे को आपको बेच देते हैं। ये सुनने में बुरा लगेगा लेकिन बेचने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे वाक़ये भी हुए हैं कि अगर आप डंकी लगा रहे हैं तो आपको रास्ते में किडनैप कर लिया जाता है, तो आपके पेरेंट्स को कॉल जाती है कि आपका बच्चा हमारे पास है, इतने लाख दें तो अपना बच्चा आप आज़ाद करवा सकते हैं। तो इसलिए जब भी इस तरह का डिसीजन लें तो इसमें ये सोचें कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, तो तब ऐसा कोई कदम उठाएं। मैं हमेशा आपको मना करता हूं कि किसी भी मुल्क का आप वीज़ा अप्लाई करें तो आप लीगल तरीके से जाएं, ये डंकी वाला सीन मत करें। आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स करें, ईमेल करें, व्हाट्सअप करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स और ईमेल का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूं। आप में से वो दोस्त जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।